हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सेट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज मैं 2 वीडियोस डालूंगा। तो देखते हैं सेट 1 और सेट 2 में क्या क्वेश्चंस रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमेशा एग्जाम में जो आने वाले हैं। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और क्लास देखने के बाद आपको बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज करेंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, वन इज़ अ जीएस कोर्स एंड सेकंड इज़ अ 10,000 एमसीक्यू कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है। टीजर लोन की जो ऑफरिंग्स हैं कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करती है, इसका एक इकोनॉमिक कंसर्न होता है। क्या होता है वो टीजर लोन होता क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टीजर लोन को आपको ध्यान से समझिए क्या होता है। देखिए जी, टीजर मूवी का भी टीजर होता है ना, तो वैसे ही एक आपका टीजर लोन है, मतलब कुछ छोटा सा लोन, ठीक है, छोटा सा लोन, छोटा मोटा लोन जिसे हम कहते हैं। ये जो लोन होता है ये एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल का मतलब आप कभी भी इसके अंदर जो है एडजस्टेबल रेट लगवा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका एडजस्टेबल होगा। और ये मॉर्टगेज तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, मॉर्टगेज तो होगा ही होगा। मॉर्टगेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी तो रखोगे ही रखोगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका एडजस्टेबल होगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कम होगा, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ध्यान रखना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को आपको मिलेगा। अब इसमें होगा कहाँ, ये लेस रेट तो होगा, बट ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी आपकी वो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द प्लस मिनिमम रेट। जैसे कि अगर आपने जो भी आपने 1 लाख रुपए लिया और उसके ऊपर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। ध्यान से समझना है सारी चीज़ें। एडजस्टेबल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको क्या लगा, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। जो क्या हुआ कि आपने इसको कलेक्ट करके ऐड किया और इसको डिवाइड कर दिया कि कितने महीने के लिए आप जो है लोन लेने वाले हैं, मंथ, कितने नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं आप अपना लोन लेने वाले हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं आपका पैसा आ जाएगा इसके अंदर और आपकी एक किस्त बन जाती है, टाइप ऑफ ईएमआई बन जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आपका जो पेमेंट के ईयर होते हैं, स्टार्टिंग में पेमेंट आपकी सस्ती होती है, लेकिन जब आप पेमेंट ईयर जो है मैच्योर होने लग जाता है, यानी कि पेमेंट्स आपकी जो है ख़त्म होने वाली होती हैं, मैच्योर होने वाली होती हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एकदम से आपका इंक्रीज़ हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे ही आपका जो लोन है वो ख़त्म होने वाला है, मैच्योर होने लगता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका इंक्रीज़ होने लग जाता है। पेमेंट ईयर मैच्योर होती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लोन का इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और इसी जो है फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया के कारण हम इसको टीज़र लोन कहा जाता है। ध्यान रखिए। और इससे क्या होगा, अगर इतना फ्लेक्सिबल आप कर रहे हैं तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। कहीं पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, कहीं पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, एक रेट कोई भी फिक्स नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बैंक के साथ जुड़ेगा। तो ध्यान रखना, टीजर लोन का मतलब एक एडजस्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मिनिमम रेट के ऊपर डिवाइड कर देना अपने टोटल मंथ्स के साथ, और ऐसे आपकी जो है किस्त निकल आएगी। तो स्टार्टिंग में सस्ता और बाद में महंगा, और ये फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ये होता है टीजर लोन। तो नाउ इज द पॉइंट, टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ द सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही ही है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सब प्राइम लैंडिंग की बात चल रही है और बैंक्स जो हैं आपके फ्यूचर के अंदर जो है डिफ़ॉल्टर बन सकते हैं। ये पॉइंट सही है जी, दिवाला निकल सकता है बैंक का, कि हाँ पहले तो लोगों ने पैसा ले लिया और बाद में जो है आपके जो बैंक है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगने लग गया तो बैंक पर्सन भाग गए, तो कुछ भी इस तरीके से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपोर्ट यूनिट। ये आपका पॉइंट गलत है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम इनको लो इनकम होम बायर्स को देते हैं, लो इनकम ग्रुप को देते हैं, लेकिन खास करके जो होम बायर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह को लोगों को नहीं दिया जाता। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आंसर इसमें ओनली 1 इज द राइट आंसर, केवल 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली इज द राइट वन। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। रेड डेटा बुक जो है आपका ये पब्लिश हुआ
पब्लिश कौन करता है? IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर किसकी लिस्ट होती है? IUCN जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। रेड डेटा बुक जो है बताती है हमें लुप्तप्राय प्रजातियां पशु और प्लांट्स की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ आपके प्लांट्स और एनिमल्स की जो है हमें बताती है, और कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा होता। और इसमें लिखा होता है किस रेट से वो डिक्लाइन हो रहा है, कितने रेट से वो जो है उसकी पॉपुलेशन गिर रही है, पॉपुलेशन साइज जो है उसका कितना है, और एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी कितनी है, और पॉपुलेशन कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेगमेंटेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें जो है रेड डेटा बुक के अंदर लिखी जाती हैं। तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। याद रखना, सिर्फ इतनी ही पता होना चाहिए, सिर्फ थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में हमें बात करता है। चलिए जी, ये है रेड डेटा बुक। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका जो लोगो है वो है पांडा। इसका लोगो जो है उसका नाम है, लोगो का है, लोगो है पांडा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, WWF वाला। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए क्या कहता है। जो जेट एयरक्राफ्ट हैं आपके, जेट विमान जो हैं आपके, वो इजीली चल जाते हैं कहाँ पे? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में जो है चल जाते हैं। इसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन बताइए, इसका स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, इसका रीज़न बताना है आपको। देखिए जी क्या होता है, पॉइंट देखते हैं फिर देखते हैं। तो इसके अंदर स्टेटमेंट देखिए जी क्या लिखा है, देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ये पॉइंट आपका गलत है। नो डाउट चीज, जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं ट्रोपोस्फियर में, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ट्रोपोस्फियर शो मंडल में हमें देखने को मिलते हैं, बट इसका रीजन ये नहीं है कि देयर आर नो क्लाउड्स। देखिए क्लाउड्स जो हैं आपके सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर आपके शो मंडल में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फियर में भी देखने को आपको मिलते हैं, समताप मंडल में भी, ठीक है। और आपका मध्य मंडल जो होता है मीजोस्फीयर, इसके अंदर भी जो है कहीं ना कभी जो है आपके बादल देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि क्लाउड्स होते ही नहीं है स्ट्रेटोस्फियर में। गलत पॉइंट है ये, कभी कभी होते हैं। दूसरा ये है, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि उसकी वर्टिकल विंड्स कुछ भी नहीं होती। और इसमें क्वेश्चन क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो आंसर इसमें ओनली सेकंड इज द राइट वन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि लो एयर डेंसिटी होती है आपकी कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। लो एयर डेंसिटी मतलब घनत्व जो है आपका उसमें कम होगा, लो एयर डेंसिटी देखने को आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण जो है आपका टर्बुलेंस जो होता है, टर्बुलेंस वो आपका कम देखने को आपको मिलेगा, लेस टर्बुलेंस देखने को मिलेगा, ताकि आपके जो जेट प्लेन्स हैं वो इजीली यहाँ पे चल सकें। सो ये सारी कंडीशंस देखने को आपको मिलती हैं कहाँ पे, डेट इज़ इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और स्ट्रेटोस्फीयर में हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, नो अप डाउन मूवमेंट होती है, नो इंटरप्शन होती है, जिसके कारण जेट प्लेन्स आपके स्ट्रेटोस्फीयर में चलते चले जाते हैं। सो देयर आर नो वर्टिकल विंड्स, बिल्कुल सही आंसर इसमें सेकंड ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जी, ये है ट्रोपोस्फियर। मैंने आपको बताया था कि क्लाउड फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटोस्फियर में देखने को हमें नहीं मिलता। स्ट्रेटोस्फियर में कभी कभी आ जाता है, और यहाँ पे कोई भी वर्टिकल विंड्स नहीं होती, क्योंकि विंड्स फिनोमेना सारा का सारा जो है आपका ट्रोपोस्फियर के पार्ट देखने को आपको मिलता है यहाँ पे मेनली। क्लियर, लेस टर्बुलेंस होती है, लेस होती है, और आपका प्रॉपर तरीके से जेट प्लेन्स चलने के कंडीशंस बन जाती हैं स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर को खात्मा करते रहते हैं। सो हाउ डू दे एंटीऑक्सीडेंट हेल्प ए पर्सन मेंटेन द हेल्थ एंड द प्रमोट लॉन्गिविटी। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, उस फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देंगे। जब फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो आपके सेल जो है आपके खत्म होने से बच जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। दे एक्टिवेट द इंजाइम नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन द बॉडी एंड हेल्प जो है प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी। ये पॉइंट गलत है। दे प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी एंड हेल्प अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो ये भी आपका पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ये आपका पॉइंट सही है। फ्री रेडिकल्स को जो है ये क्या कर देता है, आपका जो है बेअसर कर देता है, जिसके कारण जो है आपको देखने को मिलता है फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन
नहीं होंगी और शरीर में अंग बचता चला जाएगा। दे एक्टिवेट सर्टन जीन्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्प डिले द एजिंग प्रोसेस। मतलब ये जो है एक्टिवेट कर देती है जीन्स को और जो है डिले कर देती है, एजिंग प्रोसेस को डिले कर देती है। ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन मतलब ये न्यूट्रलाइज कर देती है फ्री रेडिकल्स को, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन देखिए क्या है। एंटीऑक्सीडेंट एक मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीडेशन नहीं करने देता। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपका चेन रिएक्शन बनाते हैं और सेल्स को डैमेज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये टर्मिनेट कर देते हैं, इन चेन रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं और आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको खत्म कर देते हैं और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को भी रोक देते हैं और प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी जो है काम करना स्टार्ट कर देती है अच्छे ढंग से। और ये फ्री रेडिकल्स में एग्जांपल देख लीजिए, जैसे उन्होंने लिखा था क्वेश्चन में आपका जो ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, तो इसमें मेनली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, सेलेनियम हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया, ल्यूटीन हो गया। तो ये सारे के सारे के जो हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। और एक किन चीज़ों में देखने को मिलते हैं? क्रेनबेरी के अंदर, रेड ग्रेप्स के अंदर, रसबेरी के अंदर, रास्पबेरी के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, चेरीज़ के अंदर, रेड ग्रेप्स के अंदर, एंटेलोप, एप्रिकॉट, मैंगो, सब चीज़ों के अंदर देखने को आपको मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर? और ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और आपकी बॉडी को दूषित फ्री बनाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, क्वेश्चन बोलता है आईएमएफ के लिए इनमें से स्टेटमेंट जो है कौन सी करेक्ट है? आईएमएफ के लिए, आईएमएफ और एक था आईबीआरडी, इंडियन बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बनी थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन दो ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ था, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। ये वॉशिंगटन के अंदर मीटिंग्स हुई थी, ब्रेटन वुड ट्विंस। क्लियर? याद रखिए। आईबीआरडी का नाम अब क्या हो चुका है? मेनली दैट इज वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी का नाम वर्ल्ड बैंक हो चुका है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक को हम क्या कह देते हैं? आईबीआरडी। और उसके एसोसिएट्स को हम टोटली क्या बोलते हैं? आपका वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस यही होता है कि जो आईएमएफ है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, कम समय के लिए, और वर्ल्ड बैंक जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ये हमेशा जो है मेंबर नेशन को ही लोन प्रोवाइड करेंगे और किसको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये शॉर्ट लोन जो है प्रोवाइड करता है उन देशों को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से पीड़ित होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से पीड़ित होते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपके देश का आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ, अगर आप नेगेटिव में चल रहे हैं तो पूरे देश का लेखा जोखा नेगेटिव में चल रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें आप आईएमएफ से लोन ले सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट देखिए जी क्या कहता है। ये लोन जो है किसी भी कंट्री को देते हैं, गलत। डेवलप्ड कंट्रीज़ को देते हैं, गलत। और ये मेंबर कंट्रीज़ को देते हैं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये कुछ आपके सेंट्रल बैंक्स को लोन देते हैं, गलत। तो सी ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन के अंदर है। इसकी करेंसी का नाम है पेपर गोल्ड, और जिसे हम और क्या कह देते हैं? एसडीआर भी कहा जाता है, डेट इज़ स्पेशल ड्राइंग राइट उसको कहा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट उसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेशल ड्राइंग राइट, क्लियर? याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑन अकाउंट एंड द इंटरिम बजट? जो वोट ऑन अकाउंट है और अंतरिम बजट है, इसमें से क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो पॉइंट देखते हैं, पॉइंट समझते हैं और आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट। नहीं, इंटरिम बजट जो है आपकी जो डेट मीन्स कोई भी दे सकता है, ये ज़रूरी नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट ही देगी, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया है। वोट ऑन अकाउंट जो है डील करता है एक्सपेंडिचर के साथ गवर्नमेंट के, और इंटरिम बजट जो डील करता है, अंतरिम बजट डील करता है एक्सपेंडिचर, खर्चे और रिसिप्ट के साथ, यानी कि खर्चे और प्राप्तियों के साथ। ये आपका पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट सही है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? दूसरा ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। केवल द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स हैं क्या, ध्यान से समझिए। जो वोट ऑन अकाउंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ डील करती है एक्सपेंडिचर के साथ, ये पॉइंट है जो पेपर में ऑप्शन था अभी क्वेश्चन में। 2 महीने के लिए होता है और इसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती पार्लियामेंट की। और फुल बजट या इंटरिम बजट भी अगर हम बात करें, उसमें रिसिप्ट और जो है एक्सपेंडिचर लिखा होता है 12 महीने के लिए, और परमिशन लेनी पड़ती है, हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अब एक चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, वो क्या चीज़? जो वोट ऑन अकाउंट होता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, ये वाला, ये एक स्टेटमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपके एस्टिमेट्स लगाती है, एस्टिमेट लगा देती है आपके प्रॉपर तरीके से क्या गवर्नमेंट का पर्टिकुलर एक्सपेंस होने वाला है,
जो 3 से 4 महीनों के लिए देखने को आपको मिलेगा। जब तक नई गवर्नमेंट जो है आपकी नहीं आ जाती तब तक वोट ऑन अकाउंट चलता है। जब इलेक्शन अदरवाइज इलेक्शन ईयर में देखने को आपको मिलता है ये सारी चीज़ें। और इंटरिम बजट क्या होता है आपका, अंतरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, ये एक ऐसा गवर्नमेंट का बजट है जो आपका ट्रांजिशन पीरियड से जो है निकलता है, जो आपका डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा फेमस होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक बाहर चली जाती है और दूसरी पावर में आ जाती है। और इंटरिम बजट जो होता है एक टेम्परेरी बजट होता है, ट्रांजिशन बजट होता है, जो दो गवर्नमेंट को बीच में फंक्शनिंग करने के लिए आपको हेल्प करता है। इंटरिम बजट मेनली हम जब बजट आपका इलेक्शन ईयर चल रहा हो तब देखने को आपको मिलता है। और इसमें आपके खर्चा भी लिखा होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा वो भी लिखा होता है। तो ये आपका प्रोसेस होता है इंटरिम बजट का। तो इंटरिम बजट जो है आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, वो रेगुलर गवर्नमेंट भी दे सकती है। तो यहाँ देखिए, तो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इन इंडिया ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है ये क्या है। मेट्रोपॉलिटन वर्ड से हमें याद होना चाहिए बड़े बड़े शहरों की बातें चल रही हैं यहाँ पे। मेट्रोपॉलिटन एरिया से आपको 74th अमेंडमेंट याद होनी चाहिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो बात करता है म्यूनसिपैलिटी के लिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्यूनसिपैलिटी। क्लियर। अब बात यहाँ पे ये है कि जो म्यूनसिपल कमेटी होती है, जब मेट्रोपॉलिटन कमेटी जो होती है आपकी प्लानिंग कमेटी, वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को संभालती है और वहाँ पे उसका जो ड्राफ्ट है, उसका विजुअलाइजेशन है, उसको तैयार करती है किस तरीके से आप जो है एप्रोप्रिएट तरीके से जो है इनकॉर्पोरेट होके मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। आर्टिकल जो है आपका 243 आर्टिकल 243 ZE जो है हमें क्या बताता है कि एक कमेटी बिठाई जाएगी और वो कमेटी जो होगी वो कौन सी होगी, मेट्रोपॉलिटन कमेटी देखने को आपको मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग होगी जिसके अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो है ड्राफ्ट को तैयार किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ड्राफ्ट को यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जहाँ पे आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके ऊपर प्रोविजंस बनाएगा। ठीक है, ध्यान से रखना, ड्राफ्ट कौन तैयार करता है, म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन जो है प्लानिंग कमेटी इसको तैयार करती है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जो है प्रोविजंस को एग्जीक्यूट कौन करता है आपका, दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट करवाती है प्रोविजंस को। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया ही सब कुछ करेगी, और इसमें आपके एक चेयरपर्सन होता है मेट्रोपॉलिटन कमेटी के अंदर जो ड्राफ्ट को आगे फॉरवर्ड करता है स्टेट को। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट। मेट्रोपॉलिटन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें गिवन है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है जी, मैंने अभी आपको बताया था 74th अमेंडमेंट के अंदर है। इट प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट प्लान्स फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इट हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। सोल का मतलब अकेली नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है तो है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेट करेगी तो सही। तो तीसरा आपका पॉइंट गलत हो गया, तो मतलब ओनली 1 और 2 क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट को तैयार करते हैं और सारा काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को आपको मिलता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, पहला दूसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। आंसर इसमें 1 और 2 ओनली इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी साइट नहीं है फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा इज नॉट ए साइट फॉर द इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। मतलब वनस्पतियों के संरक्षण के लिए कौन सी जो है एक साइट नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए ध्यान से, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इन सिटू वर्ड का मतलब क्या होता है, इन सिटू वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे जो आपका स्पीशीज़ रह रही थी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, अगर एक ओरिजिनल स्पीशीज़ जहाँ पे रह रही थी, जहाँ से उसको इसका प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट था, उसको हमने वहाँ से उठाया और दूसरे नेशनल पार्क में, दूसरे टाइगर रिजर्व में, दूसरे कहीं पे भी आप डाल दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसके दूसरी जगह पे डाल दिया, तो मतलब उसके लिए कंडीशन तो सेम रही ना। अगर आप सेम कंडीशंस रख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू मेथड। अगर आपकी सेम कंडीशंस नहीं है वो होता है एक्स सिटू। मतलब क्या हो गया कि आपने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा था, अब जाके जो है आपने बाहर ओपन इन्वायरमेंट में रख दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर। बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। बोटेनिकल गार्डन जो है ये आपका इन सिटू में नहीं आता। नेशनल पार्क जो है इन सिटू में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इन सिटू में आता है। तो नॉट ये पूछा था, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये बोटेनिकल गार्डन किस में आता है, एक्स सिटू में देखने को आपको मिलता है, एक्स सिटू में। एक्स सिटू में बोटेनिकल गार्डन तो देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जीन बैंक्स देखने को आपको मिलते हैं,
ठीक है। कल्चर मीडियम जो होते हैं वो आपके माइक्रोबियल कल्चर मीडियम, और एनिमल्स को आप कैप्ट करते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं आप लोग। कलेक्शन सेंटर जूज होते हैं आपके, जो आपके चिड़ियाघर वगैरह होते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम इज ऑल्सो द एक्सिटू मेथड, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन इज ऑल्सो द एक्सिटू मेथड। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बोटेनिकल गार्डन इज द करेक्ट आंसर, बोटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर बता दी है, देख लीजिए। यहाँ पे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है, इन सिटू मेथड, एक्स सिटू मेथड। तो एक्स सिटू पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जिसको बाहर के इन्वायरमेंट्स में हम रखते हैं। सेक्रेड प्लांट हो गया, होम गार्डन बना के रख लेते हो, सीड बैंक बना के रख लेते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन भी हो सकती है, जीन बैंक में भी हो सकता है। आर्बोरेटा, आर्बोरेटा होता है जहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रीज ही उगाए जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन, जोलॉजिकल गार्डन, एक्वेरियम। सो ये आपके किस में आगे, एक्स सिटू में आगे, यानी कि नेचर से बाहर निकाल दिया आपने। इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिटू का मतलब है कि आपको नेचर के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रहना है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं। सेंचुरीज में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में आपका टेरिस्ट्रियल और मैरीन वगैरह वाला पार्ट आता है। तो ये आपके मेथड हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक्स सिटू इन सिटू में हमेशा पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। द लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट बाय द आरबीआई लीड्स टू, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने की ओर जाता है क्या। देखिए जी, बैंक रेट की बात करते हैं। बैंक रेट ऐसा रेट होता है जहां पे आरबीआई जो होती है वो बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देती है, लंबे समय के लिए पैसा देती है। अगर मैं बात करता हूं उस रेट को हमने कम कर दिया, उस रेट को अगर हमने कम कर दिया तो ऑब्वियसली बात है जो आरबीआई है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। किसको पैसा देने की, बैंक्स की, और बैंक्स को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी पैसा, क्योंकि यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दिया जा रहा है आरबीआई से। तो जिसके कारण बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगी और बैंक्स के पास क्या आ जाएगी, एक्सेस मनी आ जाएगी। जब एक्सेस मनी आएगी तो ये लोगों को भी जल्दी से जल्दी पैसा बांटेगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगी, लिक्विडिटी आपकी मार्केट में अंदर देखने को आपको मिलेगी ज़्यादा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। तरलता जिसे आप कहते हैं, लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप कैश में तब्दील करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका लिक्विडिटी। पैसा मार्केट में देखने को आपको मिलेगा। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, लिक्विड एसेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। सपोज सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है, सबसे लिक्विड चीज़ कौन सी है, वो है कैश। कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड। लाइक फॉर एग्जांपल 100 रुपये है आपके पास, 100 रुपये के छुट्टे करवाने चले जाओ, मार्केट में कहीं से भी आप करवा सकते हो, लेकिन गोल्ड को लेके चले जाओ, गोल्ड तो एक ही जगह के ऊपर जाएगा ना, मतलब सुनार के पास, मुथूट फाइनेंस वगैरह जो होते हैं ऐसी कंपनीज के पास जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है, कैश को आप कहीं पर भी ले जाओ छुट्टा लेके आने के लिए, तो दैट मीन्स कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता द हायरिंग ऑफ द, यानी कि यहाँ पे हाई रेट कर देता बैंक रेट का, तो इससे क्या होता कि आपके पास पैसा कम देखने को आपको मिलता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, कोई एक रेफरेंस है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, नेहरू रिपोर्ट है इसके अंदर। नेहरू रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को आपको मिली थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। सो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 के अंदर आई थी, और ये नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। अब इसमें स्टेटमेंट बोलता है कि इनमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट कौन सी है। इन्होंने बोला था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया, ये गलत पॉइंट है जी। कंप्लीट ना वर्ड की यूज़ करके इन्होंने बोला था डोमिनियन स्टेटस, बोला था कि हम आपके अंडर ही रहेंगे, आप हमें चलाओ लेकिन सरकार हम चलाएंगे, लेकिन आप हमारे सर के ऊपर हाथ रखो। तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात तो नहीं हुई थी। जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज़, बिल्कुल अल्पसंख्यकों के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट यानी कि आपका संयुक्त निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये भी ऑप्शन है, ये सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था, सप्रू, ठीक है, ये आपका पॉइंट सही है कि फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट प्रोविजन यहाँ पे रखी गई थी। अगर आपसे पूछा कि फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, वो तैयार किया था 1931 के अंदर कराची सेशन के अंदर, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसको ड्राफ्ट किया था। लेकिन कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे,
वल्लभ भाई पटेल। इसी कारण वल्लभ भाई पटेल जो है जब आज़ाद हुआ था भारत, फंडामेंटल राइट की जो कमेटी बैठी गई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। सो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो इसका पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा और तीसरा आपका पॉइंट क्या बनेगा? सही ऑप्शन बन जाएगा। दूसरा और तीसरा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूं जिसमें उसने बोला था डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी। मैंने आपको बताया था डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होगा कि हम इंडिपेंडेंस तो लेंगे लेकिन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर रहेंगे। इंडिया जो होगा वो फेडरेशन रहेगा, ठीक है। फेडरेशन मतलब सबको पावर डिवाइड होगी लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, और इसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, द्वितीय विधान पालिका होगी जिसमें मिनिस्ट्री जो होगी वो विधान पालिका लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि जवाब मिनिस्ट्री किसको जवाब देगी? जो कानून बनाते हैं। क्लियर। जो आज भी है हमारे देश में, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। गवर्नर जनरल जो है इसके ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा हमारे देश का, और इसके पास सेम पावर्स होंगी जो ब्रिटिश क्राउन के पास देखने को आपको मिलेंगी, और यहाँ पे कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को आपको नहीं मिलेगा। और प्लस ये सिटीजनशिप है और फंडामेंटल राइट है, ये आपका जो है इसके अंदर यहाँ पे बात करी गई थी, इसको डिफाइन किया गया था यहाँ पे सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर, याद रखना ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके अंदर आए? आपके नेहरू रिपोर्ट के अंदर देखने को आपको मिले 1928 के अंदर, 1928 के अंदर देखने को आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। और नेहरू रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट कर ली थी इंडियंस ने, इंडियन लीडर्स ने इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन अगली ही बार जब कलकत्ता दिसंबर के अंदर जो सेशन चला था 28 के अंदर, तो यहाँ पे मेजोरिटी वोट से पास कर दिया गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको अल्टीमेटम दिया गया कब तक? दिसंबर 1929 तक दिया गया कि आप जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो अनदर मास मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये जो है गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम देख लेंगे कि कौन सी आप रिपोर्ट लेके आए हो और कैसे आपका जो है प्रोसेस चलता है। फिर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं नेहरू रिपोर्ट में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ संबंधित होती है? देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, आरबी अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे रही है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे रही है, किसको देगी? ऑब्वियसली बात है बैंक्स को पैसा देगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बैंक रेट आपका कम है, आपका रेपो रेट कम है, SLR अगर आपका कम है और CRR अगर आपका कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी फॉलो करोगे तो बैंक के पास क्या आ जाएगा? एक्सेस मनी आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लिक्विड बहुत आ जाएगा। जब पैसा आएगा तो लोगों को पैसा दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, लोगों को भी कम रेट के ऊपर मिलेंगे। लोग क्या करेंगे आगे? कम रेट के ऊपर लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई इंडस्ट्री खोलेगा, कोई काम खोलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो देश के में साथ के साथ क्या हो जाएगी? आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट जब जनरेशन देखने को मिलेगी, इनको पैसे मिलेंगे। ये जब पैसे मिलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम 125 करोड़ लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे या कुछ भी होगा। जब पैसे आएंगे तो ये डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इनकी सप्लाई को फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब डिमांड बढ़ेगी तो साथ के साथ क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि मुद्रास्फीति देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी। और हमारे इंडिया में जो आरबी की जो पॉलिसीज़ है उसमें लिखा हुआ है 4+-2% जो है आपको इतना टारगेट रखना है, यानी कि 2 से 6% तक की आपकी जो है इन्फ्लेशन देखी जा सकती है, ज़्यादा नहीं देखी जा सकती। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो साथ साथ इन्फ्लेशन की होगी, लेकिन इतने % तक जो है आपकी इन्फ्लेशन अच्छी है। इसके ऊपर जाए तो गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ जाते हैं, आरबीआई को एक्शन लेने पड़ जाते हैं। सो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो किसके साथ होगी? आपकी मुद्रास्फीति के साथ ही होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी है मैंने। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? लूज मनी पॉलिसी, ठीक है। और इसका एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, ये आरबीआई की पॉलिसीज़ हैं, एक्सपेंशनरी विस्तारवादी जिसे हम कहते हैं। क्लियर। और आपका डेट इज़ चीप मनी पॉलिसी, सस्ता बाजार की जो है पॉलिसी देखने को आपको मिलती है, मौद्रिक नीति, जिसके कारण ग्रोथ देखने को मिलेगी और इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रेट एकदम से ना जाए मार्केट में गिर गया, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी, ठीक है, काम भी नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होने लग जाएगा और जो है आपके वेजेस रेट हाई हो जाएंगे। तो मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं ये देखने को आपको मिलेंगी। वेजेस रेट तो क्या हाई होंगे, काम ही नहीं होगा किसी के पास, ठीक है। डिफ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ होती है आपकी, नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का होता है कि आपका जो स्टैगफ्लेशन
और स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि आपके देश के अंदर जो है इन्फ्लेशन तो चल रहा है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अदरवाइज़ क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होती। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी पहुंच चुकी है, एक ऐसी स्टेज पहुंच चुकी है जहां पे इन्फ्लेशन भी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो रेट हैं 10 रुपये से सीधा कितने हो गए, 20 हो गए, 100% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कल को आपके 25 रुपये हो गए, 50%, 50 से 100% तक अगर आपका इंक्रीज़ चल रहा है टाइम टू टाइम, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, उसको कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में जो है रुपये की वैल्यू जो होती है आपकी वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, मुद्रास्फीति। और यहाँ पे स्टैगफ्लेशन तनाव वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, ये आपको ध्यान रखना है। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था मैंने समझा ही दिया, यहाँ पे इस पेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ब्लू रे डिस्क जो बीडी होती है आपकी, ब्लू रे डिस्क होती है और एक डीवीडी होती है, इसमें डिफरेंसेस क्या आते हैं। देखिए जी क्या होता है, डीवीडी जो सपोर्ट करता है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन ब्लू रे डिस्क जो होता है हाई डेफिनेशन वीडियोस को आपका अप्रूव करता है, सपोर्ट करता है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कंपेयर टू डीवीडी जो ब्लू रे डिस्क होता है उसका फॉर्मेट जो होता है सेवरल टाइम बहुत ज़्यादा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि हाँ डीवीडी के अंदर जो कम होती है और ब्लू रे डिस्क के अंदर जो होती है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। थिकनेस जो होती है ब्लू रे डिस्क की कितनी है, 2.4 mm है, लेकिन डीवीडी की कितनी है, 1.2 mm है। ये आपका पॉइंट गलत है, दोनों की थिकनेस जो है आपकी 1.2 mm देखने को ही हमें मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन गलत, पहले दो ऑप्शन सही। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। केवल 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, केवल 1 और 2 इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो डिसइन्वेस्ट कर रही है। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके शेयर होते हैं उसको कम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ। ये इसका रीज़न क्या होता है, ये करता क्यों है, डिसइन्वेस्टमेंट करता क्यों है, ये आपको पूछना है। गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो बाहर का पैसा हमें ऋण देना है उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे करती है। ये आपका पॉइंट गलत है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द CPSE। गवर्नमेंट जो है इसका कोई इंटेंशन नहीं होता लॉन्ग टाइम में कि इसको जो है आपने बनाए रखने का इरादा है। ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। तो इसका जो पहली बात, तो आंसर क्या बनने वाला है, इसका आंसर बनेगा नाइदर 1 और 2। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट नहीं है। सो डी ऑप्शन बनेगा। फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, फिर डिसइन्वेस्टमेंट करते क्यों है, यानी कि जो विनिवेश है वो करते क्यों होते हैं। सो विनिवेश इसीलिए किया जाता है ताकि आपके सोशल सेक्टर जो है आपका सोशल सेक्टर स्कीम्स के अंदर आप पैसा डाल सकें, ठीक है, लोग और काम जो है हम पैदा कर सकें, काम पैदा कर सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें, एजुकेशन दे सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, हेल्थ के ऊपर हम पैसा खर्च कर सकें। इन चीज़ों के लिए हेल्थ, एजुकेशन और जो है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत, तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि जिसके पास चीज़ें नहीं पहुंची उसको चीज़ें पहुंचा देना। एजुकेशन हो एजुकेशन, काम हो काम, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी अगर आप इस तरीके से सभी जगह के ऊपर आप प्रोवाइड कर रहे हो, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर। किसी भी टाइप की इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करके हो सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम बात करते हैं अमूल कंपनी वाज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट टाइम, जब बना था, ठीक है। तो ये जो अमूल कंपनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप ना होती तो ऑब्वियसली बात है समावेशी विकास ना हो पाता, इंडिया की इतनी बड़ी जो है कंपनी ना बन पाती। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। प्रमोटिंग MSMEs के अंदर जो है आपका 40% जो है GDP का, 45% जो है हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट, वो सारी की सारी कहाँ पे काम करती है, MSMEs में काम करती है। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा है इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है अधिनियम को लागू करना, ये भी आपका पॉइंट सही है। तो पहला जो है आपका पहला और दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है आपके क्या हो गए, पहला दूसरा और तीसरे पॉइंट जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज द
राइट वन। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। इस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे देखिए जी, इन एलिमेंट देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट आपको देना, पॉवर्टी दूर करना, ठीक है, इस नॉट पॉवर्टी, इस पॉवर्टी दूर करना, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करना, और जितनी भी आपकी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको कम कर देना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपको करके रखनी है, सोशल सेक्टर को डेवलप करना है, इनकम स्कीम्स को लगाना है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है, और इस तरीके से आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगी। क्लियर। एजुकेशन भी प्रोवाइड करो, गरीबी भी दूर करो, सोशल सेक्टर स्कीम भी लगाओ, इन्वायरमेंट को भी अच्छा करो, एग्रीकल्चर भी अच्छा करो, तो इस तरीके से सारी की सारी आपकी क्या हो गई, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे उषा मेहता जो है एक नाम की एक महिला थी, ये कौन थी? उषा मेहता जो है, इन्होंने क्या किया था, जो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, सीक्रेट तरीके से जो है आपका रेडियो को एक्टिव किया था और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है प्रक्रिया को लोगों तक पहुंचाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनज़र गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना ये इन्होंने किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो जो है चलाया गया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। उषा मेहता जो है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये चीज़ें देखने को आपको मिली थी। उषा मेहता के लिए प्रसिद्ध थी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। वन ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सो ये हैं उषा मेहता जी। 25 मार्च 1920 से 11 अगस्त 2000 तक जो है ये फ्रीडम फाइटर रही थी उषा मेहता जी। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और देखेंगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे इसके अंदर। कैसा लगा लेक्चर, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज करके आप बताएंगे किस तरीके से आपको लेक्चर लगा। और आप जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप यहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको अपडेट्स आपको मिलते ही रहेंगे, जो भी अपडेट्स आपको मिलने हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। क्लियर। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।